कहा जाता है कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वह की जो ऋषि भूमि है वह कौन है। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में उनकी बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो ये 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सेसे सम्मान मिला ना। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। जयप्रकाश नारायण नहीं होते, अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान। जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हुंकार बैच के अंतर्गत आज की इस शानदार सी बेहतरीन सी कक्षा के लिए। आज हम संपूर्ण क्रांति अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं बेटा। बहुत ही बेहतरीन सा ये सेशन है और रोए खड़े कर देने वाला सेशन है कि जैसी क्रांति जयप्रकाश नारायण ने की थी, जेपी ने क्रांति की थी, वो क्रांति हम सब के भीतर भी है। ये बात हमें भी पहचाननी है, इस अध्याय को भी जानना है, इस अध्याय की गहराई भी समझनी है। बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक एक बात यहां आपको बताई जाएगी बेटा। जो आपको परीक्षा में प्रश्न दिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, वो प्रश्न सारे इसी कक्षा से होकर गुजरेंगे। कुछ यूं समझ लीजिए, इतनी बेहतरीन सी ये क्लास रहने वाली है। कहा जाता है कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वह की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। भारत के बारे में कहा जाता है और भारत की संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसे भारत देश के राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा आप सभी। 30 सेकंड का आप लोगों को समय देता हूं, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों। एक बार फटाफट से आप सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ, सभी सहपाठियों के साथ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल करवाई जा रही है, तो ये उन सभी जरूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए जिसकी इसे जरूरत है जी। तो आइए शुरू करेंगे बेटा, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम संपूर्ण क्रांति अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो कि जयप्रकाश नारायण जी का एक भाषण है, उसी का अंश यहां हम देख रहे हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देख लें। लेखक परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं कि लेखक का जन्म कहां हुआ था, या फिर सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि इस अध्याय के रचयिता कौन है, कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, या फिर लेखक की अन्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ है बेटा इनका 11 अक्टूबर 1902 में। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म और मृत्यु ये दोनों चीज तो बेटा ध्यान रखनी ही रखनी है। केवल इन्हीं के नहीं, हर लेखक की जो आपकी पुस्तक में है उन सभी की जन्म और मृत्यु याद रखनी होते। जन्म स्थान की बात कर लें तो बेटा सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के सारण जिले में यह फैला था। फुहार का नाम, बचपन में बाउल और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए बेटा? जेपी। आपसे प्रश्न यह आ सकता है कि जेपी के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। देखिएगा, माता पिता की बात कर लें तो फूल रानी और हरसू दयाल इनके माता पिता हैं। फूल रानी और हरसू दयाल, फूल रानी माता हैं और हरसू दयाल इनके पिता हैं। इनकी पत्नी कौन है इसकी बात कर लें बेटा तो प्रभावती देवी इनकी पत्नी है, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे बेटा। ये जितने फैक्ट है ना, यहां से प्रश्न सीधा सीधा बनेगा। जन्म से प्रश्न बनेगा, मृत्यु से प्रश्न बनेगा, जन्म कहां हुआ इससे प्रश्न बनता है, और बचपन में किस नाम से ये जाने जाते थे, और बड़े होकर इन्हें किस नाम से पुकारा गया, किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्यान रखिएगा, माता पिता का नाम आपको ध्यान रखना होगा
और पत्नी, पत्नी क्योंकि पत्नी के बारे में भी एक विशेष फैक्ट दिया है कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर की पुत्री थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा की बात कर लेंगे बेटा, तो इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए, यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। बेटा इस वाले अंश को ना इतनी बार पढ़ लेना कि क्या ही कहें, कुछ छूटे ना इसमें से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ लेना। चाहे तो शॉर्ट नोट्स बनाए, लेकिन शॉर्ट नोट्स तीन चार बार पढ़ने के बाद बनाना बेटा। अगर पहले ही शॉर्ट नोट्स पकड़ लोगे तो फिर उसमें अगर कोई बात छूटी होगी ना, वो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, फिर आप उस प्रश्न को कर ही नहीं पाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स खुद के ही बनाना, किसी और के शॉर्ट नोट से आपका काम नहीं चलेगा, किसी शर्त पर नहीं चलेगा। शॉर्ट नोट्स खुद बनाना, इसे पढ़ने के बाद तीन चार पांच बार पढ़ने के बाद फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, और शॉर्ट नोट्स आपके आधे पेज में खत्म हो जाने चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेज में शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर के खत्म हो जाने चाहिए। देखिएगा कि आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए, यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार में हिंदी की सर्वोच्च स्थिति, यह लेख किसने लिखा है, यह लेख किसका है? तो आपको बताना होगा कि ये जेपी का लेख है, जयप्रकाश नारायण का लेख है। विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बेटा? 1920-22 में, तब इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी। 1922 में, ध्यान से देखिएगा, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन गए, कहां गए? तो अमेरिका गए। ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि ये शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्कंसिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। किस किस में? कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कंसिन, मेडिसन आदि विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया। और मार्क्सवाद, मार्क्स का आधा होता है इसमें, मार्क्स ऐसे का आधा, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी होना चाहिए, ये पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। मां की अस्वस्थता के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। ठीक है ना? आगे देखिएगा, राजनीतिक जीवन की बेटा बात कर लें इनके, तो इनका राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में ये शामिल हुए। फैक्ट ध्यान रखेंगे, कब शामिल हुए कांग्रेस में? तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था ना बेटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन संघर्ष विराम संघर्ष के रूप में चला था। एक बार संघर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद ये दूसरे चरण में पुनः हुआ जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ ना, फिर गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, फिर वहां से जब वापस आए, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में उनकी बातें नहीं मानी गई, तो उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो ये दो भागों में हुआ था। बाकी ये 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कौन सी पार्टी में शामिल हुए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कौन सी पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो बेटा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। 1939-1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि इन्हें प्राप्त हुई। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। धीरे धीरे अब इन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कब जुड़े बेटा? तो 1954, शायद से मैंने 52 कह दिया था। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये खुद नहीं चाहते थे कि मैं नेतृत्व करूं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं जी हम ही राजनीति की बागडोर संभालेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। अपितु
छात्रों ने इनसे निवेदन किया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, इनके मार्गदर्शन में कौन सी पार्टी का गठन हुआ बेटा? जनता पार्टी का गठन इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। आगे देखिएगा, कृतियों की बात कर लें, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हैं। और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान भी इन्हें मिला। मैग्सेसे बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है बेटा, एशिया का नोबेल पुरस्कार कह सकते हो आप इसे। अभी कुछ ही समय पहले एक महत्वपूर्ण पत्रकार को भी ये सम्मान मिला है, मैग्सेसे सम्मान। करीब करीब 3-4 वर्ष हो गए हैं। वैसे किसे मिला है अगर आप बता सकें तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं ध्यान रखिएगा। इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं बेटा, नोट करते चलेंगे। इन्हें मैग्सेसे सम्मान मिला है, ठीक है ना। मैग्सेसे सम्मान इन्हें मिला, कब मिला? तो 1965 में, याद रखेंगे इसे भी। 1965 में इन्हें मैग्सेसे सम्मान मिला और 1998 में बेटा, नोट करते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बेटा आपने बनाने, मैं चाहूं तो शॉर्ट नोट्स आपको बना के दे देता, लेकिन फिर से कह रहा हूं वो उतने फलदायी नहीं होंगे जितने कि आपके खुद बनाए हुए शॉर्ट नोट्स होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इनके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं और उसमें लिखें कि 1965, बहुत लंबा नहीं लिखना, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला ना, ऐसे लिखो। बहुत शॉर्ट नोट्स, 65 में क्या मिला? मैग्सेसे सम्मान, ठीक है ना। यहां लिख लो मैग्सेसे, मैग्सेसे ऐसे। और 98 में क्या मिला है इन्हें? 98 में 19 भी चाहो तो लगा लो, इन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला, ऐसे। बस इतना सा लिखना है बेटा, बहुत लंबी चौड़ी बात कहानी नहीं लिखनी, फिर तो तुम दूसरी किताब लिख दोगे। और ऐसे शॉर्ट नोट्स खुद के लिखे ही बनते हैं, ये किसी और के दिए हुए शॉर्ट नोट्स काम नहीं आते बेटा। जयप्रकाश नारायण 20वीं शती में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक। जयप्रकाश नारायण क्या बेटा? 20वीं शती में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। अब देखिएगा, यहां से प्रश्न ऐसा आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध कौन सी शती से रहा है? 20वीं शती, 19वीं शती, 21वीं शती, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना होगा 20वीं शती से इनका संबंध रहा है। ध्यान रखिएगा, 1900 से लेकर 1999 तक की ये पूरी शती, ठीक है ना, ये पूरी शती कहलाती है बेटा। 1900 से जब ये 20 वाला शुरू हो जाता है, यानी कि 20 पूरे होने के लिए शुरू हो जाता है, तो बेटा ये पूरी शती कहलाती है 20वीं शती। क्या कहलाती है? 20वीं शती कहलाती है। ये 20वीं शती होती है बेटा। जैसे अभी हम 21वीं शती में हैं, वैसे तो समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। उनका अध्ययन कैसा था? विशाल था और वैविध्यपूर्ण था, यानी कि उसमें विविधताएं थी, अलग अलग ज्ञान उन्हें था विषयों का। आगे देखिएगा, राजनीति, संगठन कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। आपकी पुस्तक में ये शब्द गलत दिया हुआ है, अगर टाइपिस्ट ने सेम ही टाइप किया है तो गलत दिया है। स्थायी नहीं होता है, स्थायी होता है। यह बिहार बोर्ड वालों सुधार लेना है इस शब्द को। विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी, निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण। अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता एवं संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी, यानी कि क्रांति वाले वो व्यक्ति थे, बदलाव वाले। क्रांति का मतलब होता है बेटा बदलाव। आगे देखिएगा, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। इन्होंने
उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। यहां से भी प्रश्न आ सकता है बेटा, प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन देखिएगा ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पड़ोसी देश नेपाल की लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उनका योगदान रहा। तो आपसे पूछ लेगा कि नेपाल में लोकशाही के लिए किसने संघर्ष किया, विकल्प दे देगा आपको, तो आपको बताना होगा कि जेपी ने संघर्ष किया। आगे देखिएगा, गांधीवाद के संसर्ग में यानी कि गांधीवाद के विचारों के साथ में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। प्रश्न क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से सम्मिलित है? आप क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण की विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका इन्होंने निभाई। तो ये भूदान आंदोलन से भी जुड़े रहे बेटा। किससे जुड़े रहे? भूदान आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। भूदान आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखें तो इसी तरीके से 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ, आगे देश में क्या हुआ? आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखिएगा, किसके अनुरोध पर बेटा? छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर ही बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया। जब जेपी इस आंदोलन से जुड़े तो आंदोलन ने कैसा रूप धारण कर लिया? राष्ट्रव्यापी, यानी कि वो पूरे राष्ट्र में फैल गया, एक क्षेत्र तक ही नहीं रहा, राष्ट्र तक फैल गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जयप्रकाश नारायण बेटा लोकनायक, लोकनायक कहकर पुकारे गए। प्रश्न आ सकता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही कहते हैं। वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं का हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति, देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उनका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। इन्हीं का क्या पड़ा? जबरदस्त असर पड़ा और देश में सत्ता परिवर्तित हो गई। कब हुई सत्ता परिवर्तित? 77 में हुई बेटा, आपातकाल के बाद। 75 से 77 तक आपातकाल चला था, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण था। सत्ता परिवर्तन क्या था? उसका प्रारंभिक चरण था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। बुरी तरह क्या हो चुके थे बेटा? अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। अवसान यानी कि मृत्यु हो गई। कहां? तो बेटा पटना में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उनकी मृत्यु कहां हुई है? तो पटना में उनका अवसान हो गया, पटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। आगे देखिए, सत्ता बदल गई थी किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जनसंख्या के साथ अभियान चलाने की। यहां 5 जून 1974 के पटना के, कब का भाषण है बेटा ये? इस तारीख को भी ध्यान रखिए, 5 जून 1974। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में, कहां? तो पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित होता है। इसकी जो संपूर्ण पुस्तिका है, संपूर्ण भाषण कहां से प्रकाशित होता है बेटा? तो संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है।
अगर आप चाहें संपूर्ण भाषण पढ़ना तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, लेखक परिचय में ही कुछ और, इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने, लोकनायक कौन है बेटा, लोकनायक कौन है, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, तो लोकनायक ने अश्वस्थ दशा में शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरअसर जन संवाद कायम हो सका जैसा तब हुआ था 1974 में संपूर्ण क्रांति भाषण के समय पटना में वैसा जन संवाद न हो सका। तो ये है बेटा लेखक परिचय। यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहां से मैंने आपको बताई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। वैसे तो इन्हें अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं ही, पर फिर भी जन्म मृत्यु, ठीक है ना बेटा, जन्म स्थान कहां, तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, ये तो पूरा ही याद है रखना है। बचपन का नाम बाउल, ठीक है ना, बाद में किस नाम से जाने गए, जेपी के नाम से, ठीक है, और माता पिता फूल रानी देवी और हरसुदयाल, याद रखना है। पत्नी का नाम प्रभावती देवी, पत्नी किसकी पुत्री थी, ब्रजकिशोर की पुत्री थी, ब्रजकिशोर की पुत्री थी जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी थे, ठीक है ना। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने लेख लिखा। पढ़ने कहां गए, ये अमेरिका गए। कब गए पढ़ने, 1922 में गए। कहां कहां पढ़ा, कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्कॉन्सिन मेडिसन, लेकिन इनके अलावा भी अन्य में पढ़ा, इसलिए यहां से प्रश्न आने की संभावना कम है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बाकी ये किस किस विचार से संबद्ध थे, तो ये मार्क्सवाद और समाजवाद के विचार से संबद्ध थे। आगे देखिएगा, 1929 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जेल भी गए। कहां गए, जेल भी गए। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में फिर ये कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, उसमें भी ये सम्मिलित थे। और आगे देखिएगा, 1943 में 1939 में भी ये जेल गए, 42 में जेल गए। आगे देखिए, आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने योगदान दिया है। 1954 में देखिएगा, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन, कौन सा आंदोलन बेटा, सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़े, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 74 में छात्र आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। छात्र आंदोलन कब हुआ, तो 74 में। आगे देखिएगा, और कृतियों की बात कर लें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। बाकी इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। पुरस्कार बेटा, पुरस्कार महत्वपूर्ण है। 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला है और 98 में इन्हें भारत रत्न मिला है। और ये कौन सी शती में नेता रहे, तो 20वीं शती में ये भारत के प्रमुख नेता रहे हैं। आगे देखिएगा, इसके अलावा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में ये सम्मिलित रहे बेटा। गांधीवादी ये थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, गांधीवादी थे। और लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति नामक इनका भाषण है, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति नाम का इनका भाषण है बेटा। और पटना में उनका अवसान हो गया था, पटना में उनकी मृत्यु हुई थी। और यह भाषण कब का है, तो 5 जून 1974। 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है बेटा, बता पाओगे क्या, पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का ये अंश है। और इसकी पूरी रचना कहां देखने को मिलती है, जो पूरा भाषण है जन मुक्ति पटना से प्रकाशित होता है। तो आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल एक एक बात यहां से समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो अगर अब तक की क्लास आपको शानदार लगी है, एकदम बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है बेटा, एक बार सेशन को लाइक कर दो, आपको पता चल रहा है कि क्लास कितनी बेहतरीन है, कितनी शानदार है। लाइक जरूर कर दो।
जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर देना। अब मजा आने वाला है आपको चैप्टर में। वैसे मैंने कहा था कि मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों से, यूट्यूब पे तो नहीं कह पाया था, एप्लीकेशन वाले बच्चों से कहा था कि मैं संधि का अगला चैप्टर लाऊंगा, लेकिन उसको बेटा अगले हफ्ते लाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सेशन है, इसलिए उसमें रिकॉर्ड करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो उसको अगले हफ्ते लेके आऊंगा। इस बार आप संपूर्ण क्रांति अध्याय को देखिए। संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है बेटा। आइए इसे समझते हैं। ये समझ लो कि जितनी देर आप इस कक्षा में आगे इस पूरे भाषण को सुनोगे, आप क्रांति में ही हो, आप क्रांति करने को आतुर हो, और आप जयप्रकाश नारायण का भाषण वहीं पटना के गांधी मैदान में बैठ के सुन रहे हो। कुछ ऐसी जीवंतता के साथ इसे सुनना, मजा आ जाएगा। कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, कहां के? छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। ऐसे दिया जाता है ना भाषण, तो वो भाषण का अंश है बेटा, कोई कहानी निबंध ऐसा नहीं है, भाषण का अंश है। अभी अभी रेणु जी ने, रेणु कौन है? ये फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु जी का नाम आ गया, तो रेणु जी की कुछ कुछ रचनाएं ध्यान रखनी होंगी आपको, जैसे मैला आंचल इनकी रचना है, इस तरीके से। आंचलिक कथाकार थे, बिहार के थे ये। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दें या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उससे बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। ये जो कविता उन्होंने सुनाई, उसने मेरे भीतर की दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। कौन सी थी वो दुखद स्मृति? अभी पता चलेगा आपको। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते जाते मद्रास में 2 दिन मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है वैसे बेटा, जैसे रुकरा था लिखा है यहाँ पर रुका पढ़ेंगे। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई। किसने सुनाई? तो दिनकर जी ने कुछ कविताएं सुनाई बेटा। दिनकर जी ने अपनी हाल की कुछ कविताएं सुनाई। क्या गजब का लिखते हैं दिनकर भी। ये वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडवा एक कुछ और इनकर। अरे सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। अरे उल्टे हरि को माधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग ऐसे सुनाई होगी कविता। और जयप्रकाश नारायण एकदम मंत्र मुग्ध, इतना शानदार दिनकर जी लिखा करते थे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों यानी कि युवाओं का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। तो उतने में ही जब ऐसा बोला होगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, किसने बोला? दिनकर जी ने बोला। अब जो आम सभा बैठी है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो तालियां बजाएंगे। सच में जेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हमारे साथ खड़ा होकर, हमारा मार्गदर्शन करके बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत पुण्य का कार्य किया। तो तालियां बजने लगी। जयप्रकाश नारायण क्या कह रहे हैं? तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे,
मैं क्रांतिकारी तरीके से नहीं कहूंगा, मैं वो कुछ ऐसा भी कहना चाह रहे होंगे कि अब बूढ़ा हो गया हूं, उतना नहीं कह पाऊंगा, उतना जोर से नहीं चिल्ला पाऊंगा, लेकिन जो बात होगी वो डंके की चोट पर होगी, क्रांतिदर्शी बात होगी, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, अरे जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। बहुत ऊंची बातें कही है बेटा, इन बातों को समझना है आपने। क्या कह रहे हैं, जेलों को भरना होगा, अरे हम जेल भी जाएंगे, जेलों से डरेंगे नहीं। हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आंदोलन किया करते थे, जब छात्र जीवन में, तो हमारा नारा हुआ करता था कि जेल में जब तक चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। हमें जंतर मंतर से उठा के कभी शाहदरा छोड़ दिया जाता था, कभी जंतर मंतर से उठा के कहीं पीतमपुरा छोड़ देंगे, इधर उधर, पर हमारे पास डीटीसी का पास, हम वापस से पहुंच जाएं जंतर मंतर। दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ा करते थे। तो ऐसा कि क्या जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, जमीनों की क्या होंगी, कुर्कियां होंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है, यह क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस जनता को जाना है। अगर जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इस बात को कहूं तो न जाने हमें कितने मीलों आगे बढ़ना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष, कितने 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है, उसमें जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ये सब देखो, हमने तो कहां सपना देखा था कि कितना खुशहाल जीवन होगा, कितना बेहतर जीवन होगा, स्वराज्य होगा, जब हमारे हाथ में ताकत होगी, जब हमारा राज चलेगा तो देश खुशहाल होगा। कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अरे कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो ये तय था कि हर एक घर में चिराग जलाया जाएगा, कहां तो ये तय था कि हर एक व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। यहां तो एक गांव भी संपन्न नहीं है, आप हर एक की बात करते हो। अरे कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से और उम्र भर के लिए। कि यहां तो दरख्त, जो पेड़ हैं, जो छाया देने का कार्य करते हैं, उन्हीं के साये में धूप लगती है, इन नेताओं के साये में ही हमें डर लगती है। कुछ ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जानता, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत के। अरे रिश्वत दो तभी काम होगा, रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होगा। अभी बीच में एक केस आया था बिहार का ही, 2 लाख दे के एक व्यक्ति आईपीएस बनने को चला है। अरे भाई, हद है, हद हद हद। और उसके बावजूद भी मुझे तो वो सीधा साधा लग रहा था पहले, पर बाद में देख रहे हैं वो तो भाई रील बना रहा है, और उसके बाद वो तो फेमस हो गया। बाद में पता चला कि भाई ये तो इसका हथकंडा था, ये तो ये तरीका अपना रहा था फेमस होने के लिए। ऐसी तो स्थितियां हैं बेटा। उसको तब भी आप कंपेयर कर सकते हो, आज भी। चीजों को समझाने के लिए बता रहा हूं, उत्तर आपने उसी परिप्रेक्ष्य में लिखना है, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ठीक है ना। बगैर रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दबती जा रही है, दबती जा रही है और दबती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन क्या हो रहा है,
तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में, गरीबी हटाओ का नारा तो लगता है, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है कि इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। वे शब्द क्या थे? बहुत ही हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हजारों मित्र रामनाथ जी गोयनका, उसी रात जब विदा हुए, उसी रात जब विदा हुए तो हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। वो कहां रुके थे? वो रुके थे भाई गोयनका जी के घर पर, ठीक है ना। रामनाथ जी गोयनका कौन थे? जो कि इंडियन एक्सप्रेस के, यहां से भी प्रश्न आ सकता है बेटा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक बेटा, मालिक ध्यान रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। 3 मिनट में, समझ रहे हो? 3 मिनट में, ये भाषण की शैली है बेटा। 3 मिनट में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। 3 मिनट में, 3 मिनट को यहां हाईलाइट कर दिया ऐसे। तो विलिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। कौन सा है? विलिंगटन नर्सिंग होम। कहां ले गए बेटा? दिनकर जी को कहां ले गए? विलिंगटन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो डैश पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो। पटना का अस्पताल तो 3 घंटे में भी तैयार नहीं होता, ये कटाक्ष है। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, यानी कि दिनकर जी की मृत्यु हो गई। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी उनकी। यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी, कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवाओं, युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। यह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी न बेनीपुरी। न दिनकर जी न राम वृक्ष बेनीपुरी। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र इनकी रचना है, उर्वशी इनकी रचना है, और बहुत अच्छे निबंधकार भी ये हैं, ध्यान रखिएगा। और बेनीपुरी, इन दोनों की कमी उन्हें खल रही है। यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि संपूर्ण क्रांति इस भाषण के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण किन दो व्यक्तियों की कमी होने की बात कहते हैं? तो दिनकर जी की और बेनीपुरी, दिनकर जी और बेनीपुरी, ठीक है ना, ये दो। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। बेटा, इनका जो दो वर्णन कर दिया ना, दो लोगों का, दिनकर जी का और बेनीपुरी का, एक तो यह है कि वो उनके मित्र तो रहे ही हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और क्रांति धर्मी व्यक्ति तो दोनों थे ही, तो उनको यहां श्रद्धांजलि देना भी जरूरी था, उनको याद करना भी जरूरी था। लेकिन इस बात को समझिए, एक नेता की, एक वक्ता की यह पहचान भी होती है कि उसने यहां से सहानुभूति भी बटोर ली है। बेटा, ये तुम्हें भी अपने जीवन में काम लाना है। जब कभी तुम भी भाषण दोगे तो ये शैली अपनानी पड़ेगी। यहां से सहानुभूति आ गई। अब इसके बाद जो दिनकर जी की कविता जितनों ने सुनी होगी, वहां जितने लोग भी बैठे होंगे उन्होंने सुनी होगी भाई, तो वो लोग भी बड़े भावुक होकर सुनेंगे आगे की पूरी बात को। और बेनीपुरी, दोनों ही गजब के व्यक्ति।
ये भी कला होती है बेटा। तो मित्रों, वो स्मृतियां जगी हैं, इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं। संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। अरे हमने ज्यादा दिवाली देखी है, हमने ज्यादा होली देखी है, तुमसे ज्यादा जानते हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर। क्या है? उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। जयप्रकाश जी, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। आप केवल मार्गदर्शन करें तो ऐसे ही आंदोलन चल नहीं पाएगा। आपको मुखर होकर अपनी आवाज, मैं ये बात कहनी होगी कि आंदोलन हमारे लिए जरूरी है। आपको नेतृत्व लेना होगा, आपको झंडा बुलंद करना होगा इस आंदोलन का। ऐसा मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। अब ये वेल्लोर भी यहां महत्वपूर्ण हो गया बेटा, क्योंकि उन्होंने उस अनुरोध को कहां स्वीकार किया? तो वेल्लोर जाते समय, ध्यान रखिएगा, वेल्लोर जाते समय, कहां जाते समय उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया या नेतृत्व लेने की बात स्वीकार की? तो वेल्लोर जाते समय उन्होंने यह अनुरोध स्वीकार किया। मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मैं नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहता, मुझे नाम की भूख नहीं है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, छात्रों की बात सुनूंगा जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा। ठीक है ना? उनसे बात करूंगा और समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा। यहां समझूंगा होगा बेटा, समझूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, उनकी बात, छात्रों की बात स्वीकार करूंगा। आप सब जितने यहां युवा बैठे हैं, मैं आप सभी की बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मैं बात तो आप सबकी सुनूंगा, क्या कह रहे हैं यहां कि मैं बात तो आप सबकी सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। सबकी बात सुनने के बाद जो मैं फैसला ले लूंगा वो सबको मान्य होगा। अगर आप इस बात की संस्तुति देते हैं तो तभी मैं नेतृत्व लेता हूं, अन्यथा नहीं। कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस फैसले को इनको मानना होगा, आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी, इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था, हमारे साथ, हमारे निकट के साथी थे। वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। जो निकट के साथी थे वो सभी छात्रवृत्ति पाने वाले थे। और पटना कॉलेज, ध्यान रखिएगा, पटना कॉलेज में आईएससी की के ये विद्यार्थी थे। आईएससी की इन्होंने पढ़ाई की थी। आगे देखिएगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे। सभी क्या थे? अव्वल दर्जे के क्रीम थे, यानी कि बहुत ही बेहतरीन विद्यार्थी थे। उस समय के विद्यार्थियों में हम, वो सब लोग जो मेरे साथी थे सब क्रीम थे। उस समय के विद्यार्थियों, उस समय के विद्यार्थियों में से छांटे तो सबसे बेहतरीन विद्यार्थी थे, ऐसा। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। अब ये बात भी ध्यान रखिए, ये किसके विद्यार्थी थे बेटा? साइंस के विद्यार्थी थे।
चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या कहिए कि मथुरा बाबू, उनको जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके जामाता बाबू कौन थे? जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे मन में कैसा भाव है? तो पूजा का भाव है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी। कहां दी? तो बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी और आईएससी की। क्या की? आईएससी पास तो करना ही था। आईएससी की और आईएससी पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तो मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। ध्यान रखिएगा बेटा, ये नाम भी यहां महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने किसके भाषण सुने थे? स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूं, अमेरिका के बारे में उनके भाषण सुने थे। कोई धनी घर का नहीं हो, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गेजेटेड अफसर थे। ठीक है ना? तो ऐसा इनका परिवार रहा। लेकिन स्वामी सत्यदेव के इन्होंने भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, उससे ये प्रेरित हुए थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वे मुझे अमेरिका भेजें, तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं। इस बीच क्या करके आ जाऊं? अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं। इसीलिए अमेरिका गया। क्या भाई? अमेरिका गया। कहां गया? अमेरिका। इसीलिए अमेरिका गया। ऐसे रिपीट करते हैं बेटा भाषण में। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई हैं। चूंकि मैंने अमेरिका में पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। क्योंकि मैंने अमेरिका में पढ़ लिया, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं भाई। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। क्या कहते थे? कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो इन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को कहां का दलाल या किसका दलाल कहा जाता था? तो अमेरिका का दलाल इन्हें कहा जाता था। बेटा आगे देखिएगा मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक टोकरी में कई आदमी मिलकर, एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत का काम किया, वहां जाके एकदम मजदूर वाला काम किया, कहीं वेटर भी बने, इत्यादि काम किया। और बेटा ये जीवन का संघर्ष सबके साथ होता है। 2017 की बात है। 2017 में मैंने भी रेस्तरां में काम किया है, रेस्टोरेंट में काम किया है। ये संघर्ष के बाद ही इंसान परिपक्व हो पाता है। तो यहां से क्या गया कि खाना
मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया वहां से मकान का हमको आया, बराबर में दो तीन लड़के कितने वर्षों तक दो चारपाई, बराबर दो तीन लड़के कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था, हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में पड़ा हूं। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा है और लोग मुझ पर आरोप लगा देते हैं कि मैं अमेरिका का दलाल हूं। ये बात बेटा, ये जो पूरा प्रकरण है, ये इन्होंने इसलिए भी कही होगी ताकि आम जनता की सहानुभूति ले सकें। समझिए इसको, इस नजरिए से भी देखिए भाषण को, क्योंकि आम जनता बहुत अमीर तो थी नहीं, ताकि आम जनता की सहानुभूति साथ हो, इस उद्देश्य से भी इन्होंने ये बात कही होगी। बहुत तेज होता है कोई भी नेता। देखो, मैं जयप्रकाश नारायण का बहुत आदर करता हूं, बहुत, लेकिन मैं हर व्यक्ति से सीखने की भी कोशिश करता हूं। तो वो चीज समझिए आप कि हम दोनों साथ साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में पड़ा हूं। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में या तो होटल का काम है, उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, वहां जब क्या कर लिया, बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद क्या, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, और ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। अरे सबको पता है मेरा इतिहास कि मैंने कैसे अपना जीवन जिया है, कैसे संघर्ष में मैंने पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में विस्कंसन यूनिवर्सिटी बेटा, अमेरिका में विस्कंसन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। मैं क्या था? घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था। वह किसका जमाना था? लेनिन का जमाना था। वह ट्राटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे। ध्यान रखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। शॉर्ट नोट्स में इसे भी लिखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे, तो 1924 में ही मार्क्सवादी बने थे। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे, अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके उसके यहां हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। मैं बनकर तो कम्युनिस्ट आया था, तो मुझे कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं किस में शामिल हुआ? कांग्रेस में शामिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर मैं क्यों दाखिल नहीं हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। जो वहां की आजादी की लड़ाई हो, उससे खुद को अलग नहीं रखना चाहिए। कम्युनिस्ट व्यक्तियों को, कॉमरेड्स कहते हैं। जो भी समाजवादी व्यक्ति होते हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं, वो खुद को, या फिर जितने भी उनके क्रांतिकारी होते हैं, उन सभी को कॉमरेड कहते हैं। ठीक है, तो उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में क्या कहते हैं? बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। चाहे बुर्जुआ वर्ग के हाथ में नेतृत्व, बुर्जुआ मतलब जो संपन्न वर्ग है बेटा, चाहे किसके हाथ में? पूंजीपतियों, जो पैसे वाले वर्ग हैं, उनके हाथ में अगर नेतृत्व हो, तब भी हमें उससे अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजादी महत्वपूर्ण है। उनके सहारे सहारे ही हम आजादी प्राप्त कर पाएंगे। अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल अलग थलग कर देंगे अपने आप को, तो हम आजाद नहीं हो पाएंगे। देखिएगा, पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। कौन मिलने आए थे इनसे? जेपी से मिलने कौन आए थे?
तो गफूर साहब, ध्यान रखिएगा, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उनके 2 दिन के, उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू, 2 दिन के बाद कौन आए? चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। सब लोग मुझे क्या सिखाते हैं? डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दें, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। इनकी हरकत ध्यान से देखिएगा, इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के डीजल अपना खरीद करके ले आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास, कोई कारण नहीं है। और यहां हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इससे यह खतरा है, वह खतरा है। इन्होंने क्या जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, ये खतरा है, वो खतरा है, तमाम चीजें बता दी। यही होता है जब सरकार आंदोलन को होने नहीं देना चाहती। तो मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो, मुझे नहीं पता। कह रहे मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी कभी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। टिकट लोग थे, कौन थे भाई? बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। उनके पास तो टिकट था उनके पास, और बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। जो बेटिकट थे उनको तो अलग उतार ही दिया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करें अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। वे राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, अगर कोई हिंसा कर रहा हो तो अलग बात है, पर यहां तो कोई हिंसा हो ही नहीं रही है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि बड़े उच्चाधिकारी ने कहा, हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा। जो उच्चाधिकारी थे उनका नाम मैं यहां नहीं ले रहा हूं, नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते, अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। एक अधिकारी के मुंह से सुना कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? अरे आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं? अगर मेरे होने के कारण यहां हिंसा होने से बची है तो फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं, बताइए भला। तो फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं? आगे देखिएगा कि जनता से घबराते हैं आप, जनता से क्या करते हैं? घबराते। वैसे क्या होता है? घबराते, ठीक है ना, पर बिहार में थोड़ी सी टोन भी बदल जाती है, उस कारण भी रहा होगा। जनता से घबराते हैं आप, जनता से
घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। अरे ये उनकी राजधानी है, लोगों की राजधानी, क्या लोग पटना नहीं आएंगे? ये लोगों की राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। अरे यह किसका देश है? पुलिस वालों का देश है कि जनता का देश है? बताओ ना। पुलिस का राज चलेगा कि देश का राज चलेगा? जनता का राज चलेगा। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण, छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों, एक बात तो यह कहनी है, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे। कौन बैठे होंगे यहां? डॉक्टर रहमान। ध्यान रखिएगा, अब इनका नाम ध्यान रखिए बेटा, डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, एक बात कहनी थी, लेकिन बीच में पॉज लेके कह रहे मैं यह जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे, तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, मैं भी इस बात को समझता हूं, परंतु क्या करूं, जरूरी है आज बोलना। ऐसा कहना चाह रहे होंगे कि अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, अब जरा अपने को थोड़ा सा बांध के बोलूंगा, थोड़ा संयम में रहकर बोलूंगा। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था। कहां था? वेल्लोर में था। ये वेल्लोर वही है बेटा, जब ये वेल्लोर जा रहे थे तो तब इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। तो हमारे पास परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जो दीक्षित पटना आए थे, उमाशंकर जी, ऐसा होना चाहिए शायद, उमाशंकर जी, हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग का कुछ एरर हो। तो उमाशंकर दीक्षित पटना आए थे, ठीक है ना। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे। देखिएगा कि मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। किसका? मेरा और उमाशंकर जी का। मेरा और उमाशंकर जी का बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी, और कौन? सदानंद जी, इनका भी नाम आ रहा है बेटा, सदानंद जी। सदानंद जी ने, जो कि फ्री प्रेस के मालिक थे। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी, जो कि फ्री प्रेस के मालिक थे। तो याद रखेंगे कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। उसकी स्थापना की थी उन्होंने। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है बेटा? उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे। याद रखिएगा इस बात को भी कि सदानंद जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। और सदानंद जी कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें, वह कहीं रहें, ठोस रहती है। वह जो मित्रता है वह हमेशा ही ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा हो। इस बात को रिपीट करेंगे, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो।
चाहे कोई भी हो, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। हमारा झगड़ा किससे है? तो नीतियों से है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। चाहे कोई भी पॉलिसी होगी, अगर वो मुझे गलत लगेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। और इस बात को मैं भी हमेशा कहता हूं कि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, विरोध करना है उस बात का जो आपको गलत दिख रही है। देखिएगा, हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू का, हम नहीं मानते हैं यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, गया बिहार में। कहां? तो गया बिहार में। जवाहरलाल जी थे एक बड़े भाई थे, जवाहरलाल जी थे एक बड़े भाई थे। मैं उनको भाई कहता ही था, मैं उनको भाई कहता था। जवाहरलाल जी को मैं क्या कहता था? भाई कहता था, बड़ा भाई। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए, उस पर जवाहरलाल जी बहुत नाराज हुए थे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में जो कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि वह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वे चल बसे। देश का दुर्भाग्य है, इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस हैं। मतभेद तो इनके जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी थे, लेकिन कम थे। और जब उनकी आलोचना करते थे तो जवाहरलाल नेहरू जी सुन भी लिया करते थे। एक पटना फायरिंग वाले केस में थोड़ा वो ज्यादा नाराज हो गए थे। इनके मतभेद लाल बहादुर शास्त्री जी से भी रहे, वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, उनसे भी इन्होंने दो टूक प्रश्न किए। पर इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस थे। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे मतभेद नहीं था। उनसे मतभेद किस मामले में था? देखिएगा कि तिब्बत के मामले में मतभेद था। उनसे किस मामले में मतभेद था? तो तिब्बत के मामले में उनसे मतभेद था मेरा। चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में मतभेद था। और कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में जो तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनको उनको उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 वर्ष में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, थोड़ी इनकी भी क्या थी? गलती थी। आगे देखिएगा, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। किसके संबंध में मतभेद था बेटा? जवाहरलाल नेहरू जी से इनका मतभेद मुख्य रूप से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर मतभेद हुआ करता था। अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, एक तरफ क्या कहते हैं? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा लगाते हैं। समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर, यह सब रुपया क्या बेटा? ब्लैक मार्केटियर
लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, कैसी? अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि मुख्य बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा आमूल परिवर्तन, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? अरे कोई सुनता है मेरी बात? मैं क्या कहता हूं कि चुनाव की इस पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। देखिएगा, कि चुनाव का खर्च कम करना चाहिए, ये बेटा आज के लिए भी जरूरी है। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो गरीब पार्टी को, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? आगे देखिएगा, प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र, सर्वोदय विचार का दल विहीन लोकतंत्र। मैं कैसा लोकतंत्र चाहता हूं? दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद का, लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद तथा दलविहीन लोकतंत्र क्या है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा जब स्टेटसलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है। कैसा? स्टेटसलेस सोसाइटी, यानी कि शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल मुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। वो भूल गए हैं इस मूल सिद्धांत को। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। ऐसा तो हम इस आंदोलन से चाहते ही नहीं, ऐसी तो हमारी मांग है ही नहीं और ऐसी हम आकांक्षा रखते भी नहीं। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे। विधानसभा का एक बार विघटन हो जाएगा तो फिर से चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं? आप कौन सा ऐसा विकल्प पेश कर रहे हैं? जबकि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इसी व्यवस्था से चलेंगे हम, फिर से चुनाव होगा। लेकिन लोग समझने को राजी नहीं है कि विधानसभा के चुनाव के लिए आप कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं, चुनाव पद्धति क्या रहेगी। ये आगे देखिएगा, मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है। मेरा अपना जो
विकल्प है वो नए ढंग का है, लेकिन मैं अभी उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे। अगर मैं ऐसा कह दूंगा कि मैं नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग जल्दी से समझ लेंगे मेरी बात को, लेकिन और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करें, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है। अपना देश कैसा पिछड़ा हुआ है? इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति जो प्रति प्रभावी शक्तियां, यानी कि ऐसी शक्तियां जो हमें रोकने वाली हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितांत अभाव है। आगे देखिएगा, ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता। इसका निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम चाह रहे हैं, इसका निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री या विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण का यथासंभव अंकुश रख सके, अपने प्रतिनिधियों पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगे। इस उम्मीदवार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे।
इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है, एक और बात कहना आवश्यक है। वो क्या है? जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही हैं, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों, कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ क्या साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, जो बड़े किसान हैं जिन्होंने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। यानी कि ये जो समितियां हैं ये खत्म नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी और ये जो प्रतिनिधि चुनेंगी उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें लोकतांत्रिक व्यवहार होगा। इस तरीके से ये कार्य करेंगी। ये है बेटा भाषण, और यहां पर संपूर्ण क्रांति ये भाषण जयप्रकाश नारायण का समाप्त होता है। भाषण तो और बड़ा था, परंतु जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपकी रचना में, जो आपकी इस पुस्तिका में है, वो यही अंश है। बाकी बेटा आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस भाषण को, और यही नहीं जितने आपके अध्याय, सबको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। किसी के शॉर्ट नोट्स मिल रहे हो उसे मत लीजिए, दोनों हाथ जोड़ दीजिए, धन्यवाद भाई साहब। पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, ताकि जब आप लिखित उत्तर दें तो वो भी दे सके, और जो फैक्चुअल उत्तर हो वो भी आप आसानी से दे सकें। जो आपके शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा वो तो ठीक है ही, जो बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने अगर शॉर्ट नोट्स में ना भी रखा लेकिन आपने 3-4 बार पढ़ा है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी वहां ठीक ठाक दे पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बेटा अपने बनाना, ठीक है ना, इसीलिए शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं। अब आता है प्रश्नों का क्रम। अब हम प्रश्नों को समझते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ कुछ प्रश्नों को लेते हैं बेटा। आइए कुछ कुछ प्रश्नों को समझते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। 2 लोगों की कमी खली थी इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी को। कौन थे वो 2 लोग? दिनकर जी और बेनीपुरी। कहां बेटा? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम और पीएमसीएच पटना, या फिर विलिंगटन नर्सिंग होम। कहां दिनकर जी का निधन हुआ था? जल्दी से उत्तर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर दीजिए। 5 4 3 2 1। आशा करता हूं आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो विलिंगटन नर्सिंग होम में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, इससे इनकी मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप सभी ने उत्तर देना है इस प्रश्न का। समय है आपके पास 5 4 3 2 1। उत्तर दे दिया होगा आप लोगों ने। जयप्रकाश नारायण को बेटा अमेरिका का दलाल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका जाके पढ़ाई की थी, इसलिए इन्हें अमेरिका का दलाल कहते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या फिर डॉक्टर एजाज? बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थियों ने देना है। 5 4 3 2 और 1। उत्तर दे दिया आप सभी ने। तो बेटा डॉक्टर रहमान। कौन?
डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने का कार्य कर रहे थे डॉक्टर रहमान। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। डॉक्टर रामकीर्ति, डॉक्टर रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी सहजानंद? जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का फिर से। 5 4 3 2 1। स्वामी सत्यदेव। आगे देखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? एक आध प्रश्न आपके लिए भी छोड़ दूं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बता पाएंगे क्या आप लोग? ये छोड़ देता है भाई, PWHW। लेकिन एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, एक ही नहीं। PWHW उत्तर सबका आना चाहिए बेटा। PWHW है, बताया था उस टाइम पे, अंडरलाइन भी किया था मैंने। अब मैं वापस ले जाके दिखाऊंगा तो फिर उत्तर ही पता लग जाएगा, फिर तो क्या ही फायदा है। आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी और सदानंद जी और शारदानंद गुप्त। और यही बात भी ध्यान रखिएगा, इन्हें एक विशेष नाम भी दिया जाता है, एक टाइटल भी दिया गया था इन्हें। जो फ्री प्रेस के मालिक हैं उन्हें एक टाइटल भी दिया गया था, वो क्या था वो भी बताइएगा। आगे देखिए, इसके बाद है बेटा लिखित उत्तर, ठीक है ना। इन्हें देखते हैं कि बापू और नेहरू, बापू और नेहरू जी, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? इनकी किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? देखिएगा कि जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी, हम लोगों की यह जरूरत होती थी कि हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे, हमें समझाना चाहते थे कौमा समझते भी थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल भी मुझे मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे, अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना करते थे। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था, ठीक है ना। तो ये है उत्तर। बाकी ये उत्तर भी मैंने वेबसाइट से ही उठाए बेटा, इससे अच्छा उत्तर लिखा जा सकता था। ये एक सामान्य उत्तर कहूंगा मैं, बहुत अच्छा उत्तर तो नहीं, पर एक सामान्य उत्तर, एक हल्की समझ आपको आ जाएगी, लेकिन इससे बेहतर उत्तर लिखना है, ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। हमारी नजर में भ्रष्टाचार की, ये देखिएगा कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? हमारी नजर में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है। कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत के। तो इसी बात को जब आप उत्तर लिखेंगे तो ऐसे लिखिएगा, रिश्वत के बगैर कोई काम जनता का नहीं निकलता है। वाक्य स्पष्ट हो, कविता हम नहीं लिख रहे हैं, भाषण हम नहीं दे रहे, हम तो उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसने डायरेक्ट वहीं से वाक्य उठा दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। और अपनी भाषा में उत्तर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। जबरदस्ती की किताबी भाषा नहीं चाहिए हमें, अपनी भाषा में उत्तर दीजिएगा, पर अच्छा उत्तर देंगे। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। एक प्रश्न और देख लीजिएगा कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में संबंध कि दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है।
मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, यानी राज्य यानी कि स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। कैसी? स्टेटलेस। कैसी बेटा? मैंने आगे चैप्टर में कहीं कहीं पर स्टेटस लेस कह दिया है, स्टेटस लेस नहीं, स्टेटलेस। क्या? यानी कि राज्य विहीन संस्थाएं बनेंगे, राज्य विहीन देश की कल्पना, राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी लेनिन ने और मार्क्स ने। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, वह समाज अवश्य ही कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। कैसा? दल विहीन होगा, ऐसी बात कही गई थी। ठीक है ना? तो बेटा ये अध्याय हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना? एक होमवर्क मैंने आपको पीछे दिया है, एक होमवर्क यहां और मैं आपको दे रहा हूं। इसका उत्तर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसका उत्तर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में देना होगा बेटा। ठीक है ना? प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी या फिर कह लीजिए कि साम्यवादी समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी कब बने थे? जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी, एक हिंट भी बता देता हूं। अब आप लोग खुद इसका उत्तर दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी या फिर समाजवादी कब बने थे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पर देना बेटा इसका उत्तर? कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप सभी के द्वारा आना चाहिए। ठीक है ना? और बेटा इतनी मेहनत हम लोगों ने की है आपको पढ़ाने में, इतना लंबा सेशन ये पूरा रिकॉर्ड किया है, तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर 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 देना। ठीक है ना बेटा? तो इतना ही कर देंगे इस सेशन में। जो भी आप लोगों का डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। इसके बाद अगला सेशन आएगा संधि का चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा बेटा, उसका इंतजार करना। 4 घंटे की क्लास होगी, 3.5 से 4 घंटे की। लेकिन ये बात भी गारंटी है कि संधि पढ़ने के बाद फिर आप किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे संधि के। मतलब 4 घंटे का मेरा सेशन, उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है? तब जाके ऐसा हो पाएगा। बाकी बेटा मैं भी चाहूं तो मैं केवल इसकी समरी पढ़ा दूं और समरी पढ़ा के ही चैप्टर को कम समय में समाप्त कर दूं। लेकिन मैं जानता हूं तुम कबूतर हो, तुम पढ़ोगे नहीं फिर इसे, इसलिए मैं इसे पूरा पूरा पढ़ा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा निर्वहन कर रहा हूं बेटा। तो ये बात भी ध्यान रखना कि इतनी मेहनत की है तो उसको सराहना भी है आप सभी ने कमेंट सेक्शन में, कि मैं तभी ताकि सारे चैप्टर्स को इसी गंभीरता के साथ पूरा पूरा पढ़ा सकूं। चाहे वो सेशन 1.5 घंटे का जाए, 2 घंटे का जाए, आप लोग ये मुझे बताइएगा कि सर हाँ, चाहे 1.5 घंटे का सेशन हो जाए, चाहे 2 घंटे का सेशन हो जाए, चाहे 1 ही घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, हम देखेंगे उसे पूरा। आप जितने भी टाइम का सेशन डालेंगे, अपलोड करवाएंगे, उसका एक एक सेकंड भर भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास आप सभी की तरफ से आएगा। तो हुंकार बैच में जितने चैप्टर्स आएंगे पूरे के पूरे कंप्लीट आएंगे बेटा। लेखक परिचय भी पूरा पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जो ये अंश होगा, जो मूल टेक्स्ट वाला अंश है, वो भी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा मेहनत करो, एकदम बेहतरीन तरीके से मेहनत कर दो। मतलब परीक्षा तक ना पागलों की तरह मेहनत कर दो। चैप्टर को बार बार पढ़ो, लेखक परिचय पढ़ो और पूरा चैप्टर पढ़ो। और यही नहीं कि केवल ये चैप्टर, जितने चैप्टर हैं सारे पढ़ डालो। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, आपने भाई अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, आपने सारे पढ़े। जब आप थक गए ना, आप तब भी हिंदी को उठा लोगे, 1-1.5 घंटा पढ़ डालो पूरी रचना। निबंध है, निबंध पढ़ डालो। समझ रहे हो? कविता है, इसकी व्याख्या लिख डालो तुरंत कि इसकी व्याख्या में क्या लिख सकता हूं। लेखक परिचय को पढ़ डालो वहां से। तो बेटा मेहनत करनी होगी, पागलों की तरह मेहनत करनी होगी बोर्ड परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर सीयूईटी आ रहा, तभी आप सीयूईटी में भी झंडा गाड़ पाओगे। और बिहार का सिलेबस तो ऐसा है बेटा
कि ये आपको सीयूईटी में मदद करेगा बहुत। बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोग मेहनत कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जम के दीजिएगा, कमेंट सेक्शन को जय हिंद से भर दीजिएगा, दिल से भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन को। मेहनत कीजिए बेटा, एकदम लगे रहिए परीक्षा के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।